ये लोग सब मिलके प्लान बनाते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो अपनी जान देने को तैयार है, और ये जो जान देने को तैयार है इन्हें कहते हैं स्लीपर सेल्स। दोस्तों, आज यही स्लीपर सेल्स हमारे सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु की रियलिटी बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो बेंगलुरु में सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल्स भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट। दरअसल इसी साल 1 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु के फेमस रामेश्वरम कैफे में एक जोरदार धमाका होता है। देखते देखते पूरे कैफे में आग लग जाती है। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिलेंडर लीक की वजह से हुआ, लेकिन जब जांच हुई तो ये पता चला कि एक टेररिस्ट ब्लास्ट था जिसमें लो इंटेंसिटी आईडी बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ और इसे बेंगलुरु के स्लीपर सेल्स ने अंजाम दिया था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस अटैक के पीछे मोहम्मद शाहिद फैसल नाम के उसी आतंकवादी का नाम सामने आ रहा है जो कभी बेंगलुरु में एक इंजीनियर हुआ करता था। साल 2012 में एनआईए को पहली बार फैसल पर शक हुआ, तभी से वांटेड लिस्ट में है और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। पिछले 12 सालों में कर्नाटका के बड़े अटैक्स में इसका भी हाथ रहा है और आज ये पाकिस्तान में छिपकर भारत के स्लीपर सेल्स को ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा साल 2002 अक्षरधाम अटैक का मास्टरमाइंड फरतुल्ला घोरी भी पिछले दिनों भारत की ट्रेनों, पेट्रोल पाइपलाइंस और हिंदू नेताओं को स्लीपर सेल अटैक से टारगेट करने की धमकी दे रहा था। यानी फौज और पुलिस के सहूलती निजाम को तबाह करना, हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। और ये फरतुल्ला घोरी कोई और नहीं बल्कि उसी आतंकवादी फैसल का फादर इन लॉ है जिसने पिछले 1 दशक में बेंगलुरु की स्लीपर सेल एक्टिविटी को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे बेंगलुरु स्लीपर सेल्स का गढ़ बन रहा है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं और इनको कंट्रोल करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है। लेकिन इन सबको समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि एक आम आतंकी और स्लीपर सेल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, साल 2014 का लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे थे। उनकी एक ऐसी सभा 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में भी होनी थी और इस सभा का नाम था नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट कर दिया जिसमें कई लोग मारे गए। और इस घटना का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई आम आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि इस घटना को स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया था। दोस्तों, स्लीपर सेल्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जिससे जुड़े लोग अपनी असली पहचान को छुपाकर नॉर्मल लाइफ जीते। ये लोग समाज के आम हिस्से जैसे पड़ोसियों, दुकानदारों या किसी आईटी कंपनी में काम करने वाले लगते हैं, लेकिन जब इन्हें अपने मास्टर से आदेश मिलता है तो ये अपने पहले से तय किए गए टारगेट को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही बाकी रेगुलर आतंकवादियों से अलग होते हैं क्योंकि जो रेगुलर टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो खुले तौर पर अपने एजेंडे पर काम करते हैं, जबकि स्लीपर सेल्स लंबे टाइम तक इनएक्टिव रहते हैं। इनकी प्लानिंग हाईली सीक्रेट और लो प्रोफाइल वाली होती है ताकि किसी को इन पर शक ना हो, और यही कारण है कि इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम अगर इस पॉइंट पर आए कि बेंगलुरु में नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं तो उसको समझने के लिए हमें बीते 1 से 2 दशक में हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा। तारीख थी 17 अप्रैल, साल था 2010 और जगह थी बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम। आरसीबी और मुंबई के बीच आईपीएल का मैच खेला जाना था। लगभग पूरा स्टेडियम दर्शकों से भर चुका था, पर तभी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 2 जोरदार धमाके होते हैं। धमाके में करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन अभी तीसरा धमाका होना बाकी था और यह धमाका स्टेडियम के अंदर ही हो जाता अगर सिक्योरिटी टीम ने टाइमली तीसरे बॉम्ब को डिटेक्ट ना कर लिया होता। लेकिन फिर भी सोचिए कि इतने बड़े मैच में 2 धमाके और 15 लोगों का घायल होना बेंगलुरु जैसे शहर के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली, जिसके बाद बेंगलुरु में टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाने लगा। लेकिन कुछ सालों के अंदर यानी 17 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में एक ऐसा ही ब्लास्ट और होता है और इस बार टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का नया स्टेट ऑफिस था, जिसमें करीब 16 लोग घायल हो गए। और साल भर बाद 2014 में बेंगलुरु के कोकोनट ग्रो रेस्टोरेंट में भी एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई। दोस्तों, जब इन सभी ब्लास्ट पर डिटेल्ड रिपोर्ट आई तो उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि इन सभी हमलों में अलग अलग आतंकी ग्रुप्स का हाथ है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन कनेक्शन भी सामने आ रहा था, जिससे ये पता चला कि इन घटनाओं को किसी बड़े आतंकवादी ने नहीं बल्कि बेंगलुरु में रहने वाले स्लीपर सेल ने अंजाम दिया था। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि इस साल भी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में बेंगलुरु के स्लीपर सेल्स का नाम सामने आया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे टेररिस्ट स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल कर बेंगलुरु में डर का माहौल बना रहे हैं। साल 2022 में कर्नाटका के सीएम ने बताया था कि राज्य में 18 से ज्यादा स्लीपर सेल्स मार्क किए गए हैं। वहीं अगर
इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो 2014 से 2018 के बीच बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन के स्लीपर सेल बेंगलुरु में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका कारण दोस्तों ये भी है कि 2014 में बनी न्यू गवर्नमेंट की मजबूत सिक्योरिटी की वजह से भारत में डायरेक्ट टेररिस्ट अटैक को करना पॉसिबल ही नहीं रहा है। इसलिए सालों से जो स्लीपर सेल इंडिया के बड़े शहरों में रह रहे हैं उनका इस्तेमाल आज किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बेंगलुरु ही स्लीपर सेल का गढ़ क्यों बन रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है बेंगलुरु का इलीगल इमिग्रेशन का कैपिटल बनना। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों बीते कुछ दशकों में भारत ने अपनी वेस्टर्न बाउंड्रीज को काफी हद तक सिक्योर कर लिया है, लेकिन भारत की ईस्टर्न बाउंड्रीज अभी भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं। यहाँ पर इतने लूपहोल्स हैं या कहें कि इलीगल इमिग्रेशन के लिए ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे बड़ी आसानी से बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से इमिग्रेंट्स भारत में एंटर कर जाते हैं। अगर आप YouTube पर हाउ टू क्रॉस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग बॉर्डर को क्रॉस करके भारत आ रहे हैं। वहीं अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो भारत में इन इलीगल इमिग्रेंट्स को लाने में सबसे बड़ा सपोर्ट इन्हीं स्लीपर सेल्स का होता है। कई बार तो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि उन्हें जो बुला रहा है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। आप खुद भी इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं कि कैसे स्लीपर सेल इंडिया में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को इलीगल तरीके से बुलाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि आखिर बेंगलुरु इनके लिए इतना फेवरेट क्यों है। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये सभी इमिग्रेंट्स इंडिया में पैसे कमाने और बेहतर लाइफ जीने के लिए आते हैं। इन्हीं में से कुछ स्लीपर सेल भी होते हैं। सबसे पहले तो ये लोग ऐसे शहर को ढूंढते हैं जहां रोजगार भी मिल जाए और कोई इनको पहचान भी ना पाए। ये लोग दिल्ली जैसे बड़े शहर इसलिए नहीं आते क्योंकि इनको डर होता है कि एनसीआर की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की वजह से कहीं इनको पकड़ न लिया जाए। और वैसे भी दिल्ली में पहले से यूपी और बिहार के वर्कर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो यहाँ पर रोजगार के भी उतने ऑप्शंस नहीं मिल पाते। कुछ यही हाल मुंबई का भी है, जबकि इन दोनों शहरों की तुलना में बेंगलुरु इसलिए सेफ हो जाता है क्योंकि यहाँ लोग आईटी रेवोल्यूशन के बाद आना शुरू हुए और ये दिल्ली और मुंबई के कंपैरेटिवली नया है। इसलिए बेंगलुरु इन इलीगल इमिग्रेंट्स की पहली पसंद है। यहाँ पर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा भी है, तो ड्राइवर, हाउस हेल्प, कुक और नाई जैसे कामों के लिए लोगों की जरूरत रहती है। इसलिए यहाँ इन्हें आसानी से रोजगार तो मिलता ही मिलता है। साथ ही बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से इनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल रहता है। दोस्तों अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ बाहर से आने वाले लोग ही नहीं बल्कि बेंगलुरु के लोकल रेजिडेंट्स भी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के कांटेक्ट में हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रामेश्वरम केस में इन्वॉल्व फैसल का है, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया ही था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राममूर्ति नगर, मराठा हल्ली, बनासवाड़ी और व्हाइट फील्ड जैसे इलाकों में इनका प्रेजेंस काफी ज्यादा है, लेकिन इनकी सीक्रेट आइडेंटिटी की वजह से इनको ट्रेस करना काफी चैलेंजिंग है। दोस्तों इन स्लीपर सेल्स का असर सिर्फ सिटी की पॉपुलेशन पर ही नहीं बल्कि उन माइग्रेंट वर्कर्स पर भी पड़ रहा है जो दूसरे स्टेट्स जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से काम की तलाश में बेंगलुरु आते हैं। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्कर्स अक्सर लो स्किल जॉब जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कामों के लिए यहाँ पर आते हैं। अब चूंकि ये सारी जॉब्स इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है तो यहाँ पर हायरिंग और पेमेंट्स भी इनफॉर्मल तरीके से होता है, जिससे इन सभी माइग्रेंट वर्कर्स को कम पैसों और शोषण जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्लीपर सेल्स इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें इलीगल एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का ऑफर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेंट वर्कर्स खुद नहीं समझ पाते कि कब वो स्लीपर सेल नेटवर्क का हिस्सा बन गए। कुछ मामलों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी वर्कर्स को स्लीपर सेल्स के संपर्क में ला देते हैं, जैसे कश्मीर में देखने को हमें मिला भी था। यूपी और बिहार के कई लोगों को ब्रेन वॉश कर या उन्हें पैसे का लालच देकर उन्हें पत्थरबाजी करने के लिए मजबूर किया गया। इस तरीके से देखा जाए तो बेंगलुरु के स्लीपर सेल अब सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन गए हैं। आज जो लो इंटेंसिव अटैक बेंगलुरु में हो रहे हैं, अगर कहीं इनकी इंटेंसिटी किसी दिन बढ़ गई तो बेंगलुरु जो एमएनसीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हब है, कंपनियां यहां से अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना शुरू कर देंगी। जबकि यही सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आईटी सेक्टर का रोल सबसे बड़ा है। दोस्तों एक ऐसी चिंता है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन लगातार जारी है और हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है हम इसको 2014 के वेस्ट बंगाल में हुए बर्डवान ब्लास्ट से भी समझ सकते हैं। दरअसल जुलाई 2019 में एनआईए ने बेंगलुरु के 16 देवनहल्ली पुलिस स्टेशन एरिया में एक स्लीपर सेल ग्रुप को पकड़ा। छानबीन में इनके पास से हथियारों के साथ हैंड ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव मिले। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ये वही ग्रुप था जिसने 5 साल पहले बर्डवान ब्लास्ट को अंजाम दिया था। खबर यह भी कि साल 2018 में जब इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने बेंगलुरु में कुछ डकैतियां भी की और इन्हीं पैसों से हथियार खरीदे जिसका वो आगे के अटैक्स में इस्तेमाल करने वाले थे।
यानी ये बात क्लियर है कि आज बेंगलुरु में स्लीपर सेल्स के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल इकोसिस्टम बना हुआ है। वरना सोचिए कि वेस्ट बंगाल में ब्लास्ट करके कोई भी आतंकवादी बेंगलुरु में क्यों छिपता। दोस्तों, इन सब के साथ ही स्लीपर सेल्स आज भारत में एक नए तरीके के खतरे को भी जन्म दे रहे हैं और ये नया खतरा है रेल जिहाद। आपने भी देखा होगा कि देश में ट्रेन हादसों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूर कुछ टेक्निकल कारण भी जिम्मेदार हैं, लेकिन अचानक से पटरियों को डैमेज करने और पटरियों पर पत्थर रखने जैसी एक्टिविटीज का तेजी से बढ़ना, ये कहीं ना कहीं उन्हीं आतंकवादी संगठनों की साजिश लगती है जो देश में मौजूद स्लीपर सेल्स के सहारे ये सब करा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, पर इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए और हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। निश्चित तौर पे साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अब उस सवाल पर आते हैं, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज इन स्लीपर सेल्स के बारे में इतना कुछ जानती हैं तो इन्हें कंट्रोल में क्यों नहीं ला पा रही हैं? देखिए, बेंगलुरु की रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स का फ्लो स्लीपर सेल्स को ट्रेस करने में सबसे बड़ी बाधा है। एक अनुमान के मुताबिक बेंगलुरु में 40,000 से ज्यादा बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह कि इनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर इन्हें अच्छी जगहों पर काम और रहने की जगह मिल जाती है। इसके चलते इन पर नजर रखना भी मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में सूरत में एक 63 साल की बांग्लादेशी महिला मलिका सकीम सरदार को गिरफ्तार किया गया और उसके पास भी ऐसी फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे फर्जी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ये लोग आसानी से भारत में घुल मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मेन इशू ये कि आज भी इंडिया में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत आसान है। इसमें कई बार बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी शामिल होते हैं जो पैसे लेकर के आसानी से वेरिफिकेशन कर देते हैं। दोस्तों, फेक डॉक्यूमेंटेशन के बाद दूसरी और शायद सबसे बड़ी समस्या है यूज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन पॉलिटिक्स। हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इमिग्रेशन का मुद्दा इलेक्शन रिजल्ट्स पर बहुत गहरा असर डालने लगा है। इसको लेकर के देश भर में बवाल भी होता रहता है, जिसे हम रिसेंट के झारखंड इलेक्शन से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दरअसल झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ के ट्राइबल्स को बहला फुसलाकर पहले उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं और देखते देखते भारत के नागरिक भी बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इलेक्शंस और वेस्ट बंगाल में तो हाल और भी खराब है। साल 2024 के चुनाव से पहले वेस्ट बंगाल के बीजेपी नेताओं ने इलेक्टोरल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वेस्ट बंगाल में 16 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स हैं। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों से इलीगल इमिग्रेशन करवाती हैं। दरअसल इन पार्टियों को इलीगल इमिग्रेंट से सीधा समर्थन मिलता है, इसलिए वो चाहती हैं कि ये इमिग्रेशन रुके ही ना, और इसका सीधा मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करके सत्ता में बनी रहे। इसलिए इसको रोकने के लिए जब देश में एनआरसी लागू करने की कोशिश की गई तो वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट जहां इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स के सहारे चुनाव जीते जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी थी। और आपने भी खबरों में देखा होगा कि कैसे कानून जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना ज़रूरी था, उसके खिलाफ लोगों को भड़काकर प्रोटेस्ट कराए गए। यानी कि क्लियर है कि सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हमारे देश की कुछ पार्टियां देश की आंतरिक सुरक्षा से भी समझौता कर लेती हैं। दोस्तों, पॉलिटिक्स के बाद एक और बड़ी समस्या है लैक ऑफ रिसोर्सेज। आप देखेंगे तो बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कम है, इसलिए भी इमिग्रेंट्स बड़ी आसानी से भारत में एंटर कर रहे हैं। और लोकल पुलिस जिन्हें इन्हें सबसे पहले टैकल करना होता है, उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे में बेंगलुरु को स्लीपर सेल्स के खतरे से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें बॉर्डर की सुरक्षा को और मजबूत करना बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के चलते इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक है कि ये समस्या आने वाले टाइम में और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे में सभी बॉर्डर्स पर हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी लाने पर भी विचार करना चाहिए, जिससे माइग्रेंट वर्कर्स, रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। साथ ही जो भी इनमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उनके लिए कड़े नियम बनाए जाए। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो इंडिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके बड़े शहरों में खतरे भी उतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो बेंगलुरु में सिर्फ लो इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट हुए, लेकिन यही स्लीपर सेल्स एक दिन बेंगलुरु और भारत के दूसरे बड़े शहरों में बड़े अटैक्स करा सकते हैं। और ये न सिर्फ बड़े लेवल पर हमें नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि जो शहर भारत का आईटी हब माना जाता है, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द इलीगल इमिग्रेशन और उससे पनपने वाले स्लीपर सेल के इशू का कोई सॉलिड सोल्यूशन ढूंढे। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं?
हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।